बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज के अंदर हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को हम उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन क्यों आया था। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि जो 1919 का एक्ट है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, उनमें एक प्रोविजन रखी गई थी उसके अंदर कि 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जाके उनसे इस एक्ट के ऊपर राय लेगा। तो इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट हुआ जो हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और वो कमीशन अपॉइंट हुआ नवंबर 1927 के अंदर। वो कमीशन 1927 के अंदर अपॉइंट हुआ जिसकी चेयरमैनशिप जॉइंट चेयरमैनशिप थी। एक सर साइमन कमीशन और लॉर्ड एटली के दोनों की जॉइंट चेयरमैनशिप थी, लेकिन उसका ज्यादातर वर्क जो था वो जॉन साइमन ने किया था, जिसकी वजह से उसको साइमन कमीशन कहते हैं। ये अपॉइंट हुआ था नवंबर 1927 के अंदर, और ये हिंदुस्तान आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट डेट है वो नवंबर 1927 है, और ये हम पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज फिर मैं बता रहा हूं। और ये 3 फरवरी 1928 को ये हिंदुस्तान आया। इसने एक रिपोर्ट पेश की। वो जो रिपोर्ट पेश की थी इसने मई 1930 के अंदर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि वो जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी, जो फीचर्स थे, वो क्या थे, वो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वही फीचर्स हम आज पढ़ने वाले हैं, वही रिकमेंडेशंस जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी। सर्वे करके वो जब चले गए थे और मई 1930 के अंदर उन्होंने जो रिकमेंडेशंस पेश की थी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि डायरकी शुड बी एबॉलिश्ड। इस डायरकी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये डायरकी क्या है। डायरकी इज अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम था जो 1919 के एक्ट में हमें दिया गया था कि सूबों की जो अंडर जो डिपार्टमेंट्स थे उनको डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स के दरमियान, जो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास थे और जो उनके जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, जो उनके नॉमिनेटिव्स थे, उनके दरमियान। तो वो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर था उसको इस साइमन कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन दी गई कि डायरकी शुड बी अबॉलिश्ड। ये डायरकी जो है, जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है हमारे प्रोविंसेस के दरमियान, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू देयर लेजिस्लेचर। कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और अपने जो उनको सेलेक्ट करने वाले हैं, जो उनको इलेक्ट करने वाले हैं, उनको रेस्पॉन्सिबल होगी, उनको जवाबदेह होगी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि ईच प्रोविंस शुड बी गिवन अ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि हर सूबे को अपनी लेजिस्लेचर दी जाएगी या लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जाएगी, और इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन होगी, जो रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, कि सूबों की अपनी नुमाइंदगी होगी, और सूबों की नुमाइंदगी की वजह से मरकज की सतह पर सूबों की जो नुमाइंदगी है वो मुस्तहकम हो जाएगी। ये रिकमेंडेशन यहाँ पे साइमन कमीशन के अंदर दी गई। नेक्स्ट जो हमारे पास थी रिकमेंडेशन वो ये थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी रीडिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है आपकी उसको रीडिजाइन किया जाएगा फेडरेशन के असूल के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि जो मरकजी मजलिस शूरा है या जो मरकजी मुकन्नना जिसको हम कह सकते हैं, उसको फेडरेशन की तरह डिजाइन किया जाएगा। जिस तरह हमारे पास अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है। जो आपका अपर हाउस होता है उसको आप कह सकते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और जो हमारा लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इसको आप अपर हाउस को हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ यूनिट्स
आप कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा लोअर हाउस होता है, जिस तरह आज के सिस्टम के साथ अगर इसका मुकाबला करें तो जैसे हमारी नेशनल असेंबली है वो हमारा लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है हमारा सेनेट है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था, साइमन कमीशन के अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स रिड्यूस्ड, कि जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर्स हैं उनको भी रिड्यूस किया जाएगा। और नेक्स्ट जो उसकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि क्वालिफिकेशन ऑफ राइट टू वोट रिलैक्स्ड, कि जो पहले जो 1919 के एक्ट में जो क्वालिफिकेशंस रखी गई थी वोट कास्ट करने के हवाले से, कि जिसमें जो है आपके म्यूनिसिपल जो कमेटीज हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि आपके बड़े बड़े जो मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं, वो सिर्फ वोट देने के अहल थे, बाकी लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फुल तो उसको फुल क्लियर कोई फुल हैंड नहीं दिया, फुल फ्री हैंड नहीं दिया उनको, लेकिन ये है कि यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हम कुछ ना कुछ इसको रिलैक्स करेंगे ताकि आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो ये इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि राइट टू वोट जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके अंदर हम थोड़े से रिलैक्सेशन लेके आएंगे, उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा करेंगे। तो यही चंद रिकमेंडेशन थी जो साइमन कमीशन में दी गई, लेकिन साइमन कमीशन को बिल्कुल इसको जो है जितने भी मेजॉरिटी पार्टीज थी उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रिजेक्ट किया था। एक तो इसकी बड़ी वजह यह थी कि इसमें कोई इंडियन मेंबर यानी कि कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था, ठीक है। इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है डिवाइड हो गई थी, उसमें दो ग्रुप्स बन गए थे, एक सर शफी ग्रुप और एक जिनाह ग्रुप। सर शफी ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहा था और जो जिनाह ग्रुप था वो इसके खिलाफ था, इसके अगेंस्ट था। और आप जो इंडिविजुअली इसको किसी ने एक सपोर्ट किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो पार्टी लेवल पे था, पार्टी लेवल पे इसको सिवाय सर शफी ग्रुप, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर मोहम्मद शफी ग्रुप के अलावा किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो यही चंद रिकमेंडेशन थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर किसी और टॉपिक के साथ पाकिस्तान अफेयर सीरीज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।